वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र पर। बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में जो सबसे लंबी नदी है हमारी, वो आप जानते ही हैं। सबसे लंबी नदी है चंबल, ठीक है, और सबसे बड़ी नदी है बनास। तो हम पहले शुरू करेंगे हमारे चंबल नदी तंत्र को और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा बनास नदी तंत्र, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा चंबल नदी तंत्र। देखो, चंबल नदी तंत्र क्योंकि हमारे राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र में स्थित है, तो हम पहले हमारे राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व पठार है उसको बना लेते हैं। ये भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है और ये हमारा दक्षिण पूर्व राजस्थान का पोर्शन हो गया। और इसके बाद ये हो गया हमारा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वाला एरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब कुछ ज़िलों के नाम लिख दें हम, अगर आप जानना चाहें तो। यहाँ पर ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है और यहाँ पर चित्तौड़गढ़। क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ हमारे उपयोग में नहीं आएंगे तो हम उनको नहीं लिख रहे हैं। तो चित्तौड़, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये भैंसरोडगढ़ है और ये ऊपर भीलवाड़ा है। तो यहाँ भैंसरोडगढ़ है, इधर एरो बना के लिख देता हूँ। यहाँ पे इधर से तो चंबल एंटर करेगी ना, यहाँ लिख देता हूँ, ये है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे है कोटा, ये है बूंदी, यहाँ बारा, ये झालावाड़, इधर ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। ये हमारा विस्तार हो गया जिलों का। अब हम बात करते हैं हमारी चंबल नदी, ठीक है, ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे वेरियस कलर यूज करेंगे ताकि हम आसानी से नदियों को पढ़ पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी चंबल नदी पर। तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है, वो चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियाँ हैं जनापाव की पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश में पहाड़ी का नाम है जनापाव, ठीक है। और जनापाव की जो पहाड़ी है वो महू इंदौर में स्थित है, ठीक है, महू इंदौर। अब यहाँ से नदी निकलती है और नदी का नाम है चंबल। तो चंबल हम निकाल रहे हैं इन पहाड़ियों से, और चंबल आगे बढ़ती है झालावाड़ जिले की सीमा को छूते हुए राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट से एंटर करती है, ठीक है ना। तो हम इसको डबल कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है और अन्य फिर इसकी सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है। तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है राजस्थान में, और राजस्थान में जहाँ से ये एंटर करती है वो स्थान है चौरासीगढ़। तो चौरासीगढ़ के समीप से राजस्थान में एंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर चौरासीगढ़ के निकट से हमारे राजस्थान में एंटर करती है और इसके बाद भैंसरोडगढ़ में प्रवेश कर जाती है। भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करने के पश्चात आगे बढ़ती है और फिर कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर बहती है। कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर बहते हुए ये आगे बढ़ती है और फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में प्रवेश कर जाती है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में प्रवेश कर जाती है और यहाँ पे ये पूरी तरह से चंबल जो नदी है मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये जो नदी हो गई, ये हो गई हमारी चंबल। अब चंबल नदी की खास बात है
कि चंबल नदी आप देख पा रहे हैं, जैसा भी कि हमने बात भी की है कि ये चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहती है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहने वाली क्या केवल ये एक नदी है? अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ठीक नहीं सोच रहे हैं, आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। आपको मैं और बता दूं कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहने वाली केवल चंबल नहीं है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहने वाली एक नदी और है, और वो है पार्वती। कौन सी नदी है? पार्वती। ठीक है, अब हम चंबल को आगे लेके जाते हैं। चंबल आगे बढ़ जाती है, आगे ये उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है, नीचे लिख दे, उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है, जिले का नाम है इटावा। इटावा, इटावा में एक स्थान पड़ता है, स्थान का नाम है मुरादगंज। मुरादगंज, मुरादगंज नामक स्थान पर ये नदी विलीन हो जाती है यमुना नदी में। ठीक है, यमुना नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इस नदी की लंबाई की बात करें तो जो कुछ बुक है, जैसे हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, वो कहता है कि करीब 966 किलोमीटर नदी की लेंथ है। ठीक है, लेकिन जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार की बात करते हैं तो वो कहता है कि नदी की लंबाई करीब 1051 किलोमीटर है। ठीक है, तो नदियों की लंबाई कभी भी नहीं पूछी जाती है, बट आप ये जरूर याद रखिए सिंपल सी बात कि ये हमारे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये हमारे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसके लिए ये खास बात याद रखना है। अब इस नदी के बहाव क्षेत्र पर क्वेश्चन आता है, मतलब ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो है, लेकिन ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी नहीं है, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी नदी नहीं है। बड़ी नदी और लंबी नदी किस आधार पर होती है? लंबी तो होती है उसकी लेंथ, मतलब जैसे ये एक पेन है, यहाँ पे एक डायग्राम से देखें कि ये एक है और एक ये चित्र है, तो अगर इनका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल कम आएगा और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा। तो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उसको हम बड़ा कहते हैं, और जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है उसको हम लंबा कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो चंबल नदी है, उस चंबल नदी की लंबाई ज़्यादा है, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र, बहाव क्षेत्र है, वो क्या है? कम है। किसकी तुलना में कम है? बनास नदी की तुलना में कम है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तो माना जाता है बनास को, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी माना जाता है चंबल को। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सतही जल, सतही जल मतलब कौन सी नदी सबसे ज़्यादा जल की आपूर्ति करती है राजस्थान को, तो सबसे ज़्यादा जल की आपूर्ति करने वाली हमारी चंबल ही है। चंबल राजस्थान को सबसे ज़्यादा जल प्रदान करती है। ठीक है, और राजस्थान में चंबल से जो जल प्राप्त होता है वो करीब 967.4 करोड़ घन मीटर, 967.4 करोड़ घन मीटर जल की प्राप्ति हो जाती है चंबल नदी से। ये जबरदस्त बात है। ठीक है, अब बनास से क्या, बनास सबसे बड़ी है, ठीक है, लेकिन उसमें जल का आयतन क्या रहता है? कम रहता है। कैचमेंट एरिया सहायक नदियों सहित काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो कैचमेंट एरिया की अगर दोनों की हम बात करते हैं तो चंबल का जो कैचमेंट एरिया है बनास की तुलना में काफ़ी कम है। चंबल का कैचमेंट एरिया है केवल 31,242.5 वर्ग किलोमीटर, 31,242.5 वर्ग किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र यहाँ लिख देते हैं हम, जल ग्रहण क्षेत्र 31,242.5 वर्ग किलोमीटर, और जल हमें प्रदान करती है करीब 967.5 करोड़ घन मीटर, इतना हमें जल प्रदान करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों पे। इसकी सहायक नदियों, चंबल तो हमने बना ली, अब सहायक नदियों से पहले हम इसके उपनाम वगैरह की बात कर लेते हैं। तो हमारी जो चंबल नदी है, चंबल नदी को सदावाहिनी भी कहते हैं, सदावाहिनी, नित्यवाही, क्योंकि राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो 12 मास बहती है। एक नदी माही भी है जो वो भी नित्यवाही है।
ठीक है, तो ये हमारी नित्यवाही नदी है। इसके अलावा इसको चर्मण्यवती भी कहा जाता है। चर्मण्यवती, ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों ने यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ में बड़ी करोड़ों की संख्या में मतलब पशुओं की बलि दी गई थी, जिनके रक्त और मांस से एक नदी का जन्म हो गया और उस नदी को हम चर्मण्यवती कहते हैं। ठीक है, इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं चंबल के लिए। तो चंबल, जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तब भी हमने जाना था कि चंबल नदी अवनाली का प्रदन बनाते हुए बहती है। चंबल नदी कोटा जिले में गार्ज बनाते हुए बहती है। चंबल नदी भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है। चंबल नदी इधर अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करते हुए बहती है और चंबल नदी एक भ्रंश बनाती है। ये भ्रंश हमने भौतिक प्रदेशों में पढ़ा था। इस भ्रंश का नाम है महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश, चंबल का जो भ्रंश है ये कहलाता है महान सीमा भ्रंश और इसको हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी कि GBF कहते हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी GBF भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सहायक नदियों को निकालते हैं। सहायक नदी में जब चंबल की हम बात करते हैं तो चंबल की दिशा में हम मुंह करके खड़े हो जाएं तो ये वाला जो बाँह है हमारी, तो इधर तो चंबल का दायां किनारा और इधर चंबल का बायां किनारा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चंबल का ये जो बायां किनारा है, इस बाएं किनारे की ओर से आने वाली नदियों के बारे में। एक बात याद रखना, यहाँ पे हम बनास नदी को केवल एक बार इसकी सहायक नदी के रूप में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बनास नदी तंत्र अलग से करेंगे, है ना। बनास नदी तंत्र हम अलग से करेंगे क्योंकि बनास नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है तो उसको हमें अलग से करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो नदियाँ निकलती है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है, मुख्य जो भूमि है चित्तौड़गढ़ की, वैसे भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है, मुख्य भूमि जो चित्तौड़गढ़ की है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का नाम है हरिपुरा। ध्यान से देखते हुए जाना, आप कंप्लीट करते जाइए। हरिपुरा, हरिपुरा चित्तौड़ से नदी निकलती है, नदी का नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और मध्य प्रदेश चली जाती है। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश चली जाती है और उसके बाद भैंसरोडगढ़ से राजस्थान में पुनः एंटर करती है और आगे बढ़ते हुए ये मिल जाती है चंबल में। नदी का नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी। अब ब्राह्मणी नदी को हम बामनी बामनी भी कहने लग जाते हैं, बामनी बामनी भी कह दिया जाता है। तो ये ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी की खास बात और चंबल की भी खास बात है कि यहाँ पे जो भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है, उस भैंसरोडगढ़ अभयारण्य से ये दोनों नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? ब्राह्मणी और बामनी। तो ये हमारी 1 नंबर सहायक नदी हो गई, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट याद रखना कि चंबल में पहली बार जो नदी मिलती है दक्षिण से, वो कौन सी नदी होती है? ब्राह्मणी या बामनी। हरिपुरा चित्तौड़ से निकलती है, राजस्थान से फिर बाहर चली जाती है मध्य प्रदेश और पुनः भैंसरोडगढ़ से एंटर करती है और फिर मिल जाती है हमारे भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी से। और ये दोनों नदियाँ जो भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है वहाँ पर बहती हैं। ठीक है, इसके बाद जो फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे मुख्य जो नदी आती है, मुख्य सहायक नदी, वो है बनास नदी। ठीक है, बनास नदी को हम बना लेते हैं एक बार, केवल सहायक नदी के रूप में बनाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हैं खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ होती हैं? राजसमंद में। तो ये मान लीजिए खमनोर की पहाड़ी हो गई। ठीक है, अब इन खमनोर की पहाड़ी से नदी निकलती है बनास। बनास के भी कई उपनाम हैं, लेकिन एक बार मैं फिर बता दूं, बनास नदी तंत्र में ही हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है और राजसमंद से ये चित्तौड़ में पहुँचती है, चित्तौड़ की मुख्य भूमि में। और चित्तौड़ से आगे बढ़ती है, चित्तौड़ से आगे बढ़ते हुए ये नदी चली जाती है भीलवाड़ा में। नदी कहाँ चली जाती है? भीलवाड़ा में। ये ध्यान रखना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चित्तौड़
चित्तौड़ से नदी आगे बढ़ी, चित्तौड़ से नदी आगे बढ़ी तो ये कहाँ पहुँच गई, भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा से ये नदी आगे बढ़ी, भीलवाड़ा से आगे बढ़ी तो ये आ गई अजमेर में, अजमेर में आ गई। अजमेर से कहाँ पे आ गई, अजमेर से टोंक में आ गई। ठीक है, अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक में बहती है। ठीक है, और इसके बाद अजमेर से टोंक के बाद ये सवाई माधोपुर में बहने लगी, और सवाई माधोपुर में बहते हुए ये एक स्थान होता है जिसको हम रामेश्वर घाट कहते हैं, है ना, रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट नामक स्थान पर, रामेश्वर घाट नामक स्थान पर ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, चंबल में मिल गई रामेश्वर घाट नामक स्थान पर। और नदी कौन सी है, ये नदी का नाम है बनास। ठीक है, ये ध्यान रखना। बनास पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। बनास पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, तो बनास सबसे बड़ी नदी भी है और पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, ये हो गई बनास। अब इसके दाएं किनारे चंबल की अन्य जो सहायक नदियां हैं दाएं किनारे पर मिलने वाली, उनके बारे में। तो चंबल के दाएं किनारे पर मिलने वाली एक और नदी है चाक्कन। जो चाक्कन नदी ये बूंदी, सवाई माधोपुर, यहाँ पे कुछ स्थानीय नदी नालों के रूप में निकलती है। स्थानीय नदी नालों में इस नदी का उद्गम होता है। और ये जो नदी है ये सवाई माधोपुर में एक गांव पड़ता है, नदी का नाम मैं लिख देता हूँ पहले, चाक्कन। सवाई माधोपुर में गांव पड़ता है कर्णपुरा। इस कर्णपुरा गांव में आकर ये चाक्कन विलीन हो जाती है चंबल नदी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर कुछ अन्य नदियां हैं जैसे कि मेज है, कुराल है, ठीक है, मांगली है। ये अन्य सहायक नदियां इससे निकलती हैं। जैसे मेज, यहाँ भीलवाड़ा में बिजोलिया के पठार के दक्षिण से यानी मांडलगढ़ क्षेत्र से इस नदी का उद्गम होता है, किसका, मेज का। और मेज नदी आगे बढ़ती है और कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर, कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर इस बनास में मिल जाती है। नदी का नाम है मेज, नदी का नाम मेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेज नदी हो गई, ये मेज नदी भीलवाड़ा से निकलती है और कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेज ऐसे कहते हैं, कुछ बुक्स में लिखा है कि ये बूंदी में बह के कोटा में एंटर करती है। कोटा में एक स्थान पड़ता है भैंस खाना, है ना, कोटा में एक स्थान पड़ता है भैंस खाना, यहाँ पे आके ये चंबल में मिलती है। और कुछ बुक्स में मिलता है कि ये बूंदी में ही चंबल नदी में मिल जाती है। तो बूंदी और कोटा की सीमा पर बहती है चंबल नदी, ये ध्यान रखना, बिल्कुल सीमा पर एज इट इज सॉरी एज इट इज बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये नदी जो हो गई, इस नदी को हम क्या कहते हैं, मेज, और ये चाक्कन। उसके बाद कुराल नदी की बात करते हैं। कुराल, कुराल जो नदी है ये आगे भीलवाड़ा के क्षेत्र से, भीलवाड़ा से ही निकलती है। और कुराल जो नदी है ये उसके बाद ठीक उसी तरह से कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर विलीन हो जाती है। और कुराल की सहायक नदी होती है मांगली, जो मांगली नदी बूंदी में इससे आके विलीन होती है। और आप जानते हैं मांगली नदी पर एक जलप्रपात है। जलप्रपात कौन सा है, जलप्रपात है भीमलत जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात। ठीक है, ये ध्यान रखना, मांगली नदी पर है भीमलत जलप्रपात बूंदी में। ठीक है, तो ये तो चंबल के दाएं किनारे पर मिलने वाली, दायां नहीं बायां किनारा हुआ ना, ये बाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हो गई। अब हम बात करते हैं दाहिने किनारे पर मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में। दाहिने किनारे पर जो प्रधान रूप से मुख्य सहायक नदियां मिलती हैं उनमें है काली सिंध। बड़ी जो नदी है वो पहली नदी है काली सिंध। ठीक है, ये ध्यान रखना है। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है, विंध्याचल पर्वतमाला से। विंध्याचल पर्वतमाला में एक स्थान है मध्य प्रदेश में, देवास। देवास में एक गांव है, गांव का नाम है बागली, बागली गांव। देवास बागली गांव से इस नदी का उद्गम होता है और आगे बढ़ती है और हमारे
राजस्थान में झालावाड़ में रायपुर नामक स्थान से, है ना, रायपुर नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद आगे बढ़ती है और फिर आगे बढ़ते हुए ये कोटा और बारां की सीमा पर बहती है और कोटा और बारां की सीमा पर बहते हुए कोटा जिले में पहुंचकर एक स्थान आता है नानेरा, ठीक है, नानेरा। कोटा के नानेरा नामक स्थान पर ये विलीन हो जाती है चंबल में। नदी का नाम है काली सिंध, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब काली सिंध इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है। अब इस काली सिंध की कई सहायक नदियां होती हैं, जैसे आहू है, ठीक है, आहू के अलावा परवन है, आमझर है, चोली है, उजाड़ है, नेवाज है, ठीक है, ये इसकी कई सहायक नदियां हैं काली सिंध के अंतर्गत। अब काली सिंध जो नदी है, इस काली सिंध नदी में मुख्य सहायक नदी हम मिलाएं तो वो आहू है। आहू मध्य प्रदेश का एक स्थान है। सुसनेर मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, नदी का नाम है आहू, ठीक है। और आहू नदी आगे बढ़ती है तो झालावाड़ में एक स्थान है, स्थान का नाम है नंदपुर। झालावाड़ का स्थान क्या है? नंदपुर, ठीक है। और नंदपुर, और कुछ बुक्स में नंदराय भी लिखा होता है, तो नंदपुर नामक स्थान से ये झालावाड़ में एंटर करती है और आगे बढ़ती है और झालावाड़ में ही एक स्थान आता है गागरोन, आपने सुना भी होगा गागरोन नामक स्थान पर ये विलीन हो जाती है। किसमें? काली सिंध में। नदी का नाम आहू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर जो जलदुर्ग है, उस जलदुर्ग का नाम है गागरोन जलदुर्ग, ठीक है। काली सिंध हो गई, आहू हो गई। ये आहू काली सिंध की ही सहायक नदी है। अब काली सिंध की एक और सहायक नदी है परवन जो नदी है, ये परवन निकलती है मालवा से। मालवा मध्य प्रदेश में है। मालवा मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, नदी का नाम है परवन, ठीक है, परवन। अब ये जो परवन नदी है, ये परवन खरीबोर एक स्थान आता है झालावाड़ में, खरीबोर झालावाड़ से राजस्थान में एंटर करती है और उसके बाद परवन नदी बारां में चली जाती है। एंटर करती है, देखो, झालावाड़ से, ध्यान रखना, एंटर करती है झालावाड़ से और फिर बारां जिले में बहती है ना, बारां जिले में बहती है और बारां जिले से ये कोटा और बारां की सीमा पर एक स्थान आता है। कुछ कहते हैं, जैसे राजस्थान जल संसाधन विभाग कहता है कि ये फिर कोटा और बारां की सीमा पर बहते हुए कोटा के रामगढ़ जो गांव है, रामगढ़ जो कस्बा है, उस रामगढ़ में ये कौन सी परवन नदी काली सिंध में मिल जाती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं परवन नदी काली सिंध में मिल जाती है। लेकिन कुछ बुक्स में मिलता है कि ये परवन नदी बारां जिले का एक स्थान है पलायता, बारां जिले का एक स्थान है पलायता बारां में ये काली सिंध में मिल जाती है, क्योंकि काली सिंध कोटा और बारां की सीमा पर बहती है। जल संसाधन विभाग की मानते हैं, अभी तक एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, जल संसाधन विभाग की मानते हैं तो रामगढ़। अब आपको सही कौन सा करना है, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हमें रिट लगाने के लिए सोर्स मिलेगा तो पलायता का कोई सोर्स नहीं है, बट रामगढ़ कोटा इसका सोर्स जरूर है, रामगढ़ कोटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पलायता बारां अथवा रामगढ़ कोटा में ये परवन आकर विलीन हो जाती है काली सिंध में। अब परवन की भी सहायक नदी है। परवन की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो उजाड़ है, निवाज है, ठीक है, घोड़ा पछाड़ है, ये परवन की कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। छापी इसकी सहायक नदी है परवन की। तो अब उसमें सहायक नदी में हम प्रधान रूप से बात कर लेते हैं नेवाज की। नेवाज जो है, ये नेवाज निकलती है हमारे मध्य प्रदेश से ही आती है, सभी के सभी ये मध्य प्रदेश में जो राजगढ़ क्षेत्र है, राजगढ़ मध्य प्रदेश से नदी निकलती है नेवाज, ठीक है। और राजगढ़ मध्य प्रदेश से निकलने के पश्चात ये भी
क्या अपने झालावाड़ में ही एक स्थान है कोल्लू खेड़ी। झालावाड़ में एक स्थान है कोल्लू खेड़ी, ये ध्यान रखना, ये स्थान है कोल्लू खेड़ी। कोल्लू खेड़ी, कोल्लू खेड़ी नामक स्थान से हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ से ही, और फिर बारां और झालावाड़ की सीमा पर बहते हुए झालावाड़ में एक स्थान आता है अकलेरा। अकलेरा, अकलेरा झालावाड़ में ये नदी विलीन हो जाती है परवन में। नदी का नाम है नेवाज। ठीक है, तो हमने इनको रिपीट करेंगे हम सभी को। तो राजगढ़ से निकलती है नेवाज और कोल्लू खेड़ी से राजस्थान में एंटर करती है, और बारां और झालावाड़ की सीमा पर बहते हुए अकलेरा जो गांव है झालावाड़ में, अकलेरा में आकर ये विलीन हो जाती है परवन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं, और फिर काफ़ी मुख्य नदी है पार्वती। पार्वती नदी जो है ये निकलती है सीहोर से। सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है और आगे बढ़ती है पार्वती नदी। आगे बढ़ते हुए जब पार्वती बढ़ती है तो पार्वती यहाँ पे करियाहट जो क्षेत्र है, ठीक है, करियाहट क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती है। बारां में पड़ता है ये, और यहाँ से ये आगे बढ़ती है और बारां में बहते हुए फिर कोटा में बहती है। और ख़ास बात ये है कि ये कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, और कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहते हुए ये कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा पर एक गांव है पाली। ठीक है, इस पाली गांव में आकर, कुछ बुक में मिलता है पलिया भी, तो पलिया या पाली गांव पर आकर ये विलीन हो जाती है किस नदी में? चंबल नदी में। नदी का नाम है पार्वती। याद रखिए कि ये जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी हमारी ऐसी दूसरी नदी है चंबल के बाद जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहती है पार्वती। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे एक अन्य जिला है मध्य प्रदेश का, गुना। मध्य प्रदेश के जिले का नाम है गुना। गुना, इस गुना मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है कुनू। कुनू, इस कुनू नदी को कुनौर भी कह देते हैं। कुनू नदी को कुनौर भी कहते हैं, कुनौर। अब ये जो कुनौर नदी है आगे बढ़ती है, और बारां में मुसेरी गांव आता है, एक मुसेरी गांव। इस मुसेरी गांव से बारां से राजस्थान में एंटर करती है, और फिर बारां में बहते हुए ये बारां से बाहर यानी राजस्थान से बाहर निकल जाती है, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये मध्य प्रदेश और करौली की सीमा के समीप, मध्य प्रदेश और करौली की सीमा के समीप ये विलीन हो जाती है हमारी चंबल नदी में। नदी का नाम है कुनू। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कुनू नदी का नाम हो गया। ओके, एक अन्य छोटी नदी निकलती है, छोटी नदी जो हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र से ही निकलती है, और सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट के समीप ये विलीन हो जाती है चंबल नदी में। नदी को कहा जाता है सीप। नदी को कहा जाता है सीप। ठीक है, कुछ बुक्स में इस तरह से मिलता है कि यहाँ पे करौली में सपोटरा की पहाड़ियों से, यहाँ पे करौली है, करौली में सपोटरा की पहाड़ियों से, सपोटरा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सीप, और यहाँ से ये निकल कर आगे बढ़ती है और रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम बना लेती है। तो सपोटरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये विवरण ज़्यादा स्पष्ट मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो नदी है ये सीप है, हो सकता है इधर से भी कोई सीप आती हो, तो यहाँ, और मैं रिपीट कर देता हूँ कि सपोटरा की पहाड़ी से नदी निकलती है सीप, और सीप रामेश्वर घाट में पहुंचकर विलीन हो जाती है चंबल में। तो दोस्तों ये है हमारा चंबल नदी तंत्र। में रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने बात करी थी चंबल नदी की, ध्यान से सुनना। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है, आगे बढ़ती है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पहुंचती है, मंदसौर जिले से राजस्थान में चौरासीगढ़ के समीप प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़ में बहती है, भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है, उसके बाद कोटा में प्रवेश करती है, कोटा में ये 113 किलोमीटर की लंबाई में गार्ज बनाती है, और उसके बाद कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर बहती है, बूंदी और कोटा जिले की सीमा पर बहती है, और उसके बाद ये आगे बढ़ती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर।
फिर यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश चली जाती है, उत्तर प्रदेश में इटावा मुरादगंज में यमुना में मिल जाती है। ये तो हो गई चंबल नदी। बात की थी हमने कि चंबल की कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सतही जल आपूर्ति करती है। इसका जो कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र है, 31,242.5 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान को करीब 967.5 करोड़ घन मीटर जल आपूर्ति करती है। ये महान सीमा भ्रंश बनाती है, जिसको हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या GBF कहते हैं। सहायक नदियों की हमने बात करी तो चित्तौड़ में हरिपुरा क्षेत्र से नदी निकलती है, ब्राह्मणी या बामनी। यहाँ से ये मध्य प्रदेश पहुँचती है, मध्य प्रदेश से भैंसरोडगढ़ में एंटर करती है और विलीन हो जाती है चंबल नदी में। अब ये दोनों नदियाँ, इधर चंबल और ब्राह्मणी, ये दोनों नदियाँ भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में बहती हैं। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास निकलती है, जो कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास राजसमंद से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर में आकर रामेश्वर घाट नामक स्थान पर ये विलीन हो जाती है चंबल नदी में। यहीं से सपोटरा की पहाड़ी करौली से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सीप, और ये सीप भी रामेश्वर घाट में आकर विलीन हो जाती है इन दोनों नदियों में और बनाती है त्रिवेणी संगम। तो नदी हो गई सीप। कुछ बुक्स में इस तरह से मिलता है कि मध्य प्रदेश से भी एक सीप निकलती है और सवाई माधोपुर में पहुंचकर ये विलीन हो जाती है चंबल में। तो नदियों में काफ़ी विवादित क्षेत्र रहते हैं, एक ही नदी को कई जगह से निकाला हुआ दिखाया गया है। तो सीप के लिए दो विवरण मिलते हैं, सपोटरा की पहाड़ी करौली से निकलती है और रामेश्वर घाट में पहुंचकर ये बनास, चंबल और सीप त्रिवेणी संगम बनाते हैं। एक अन्य विवरण के अनुसार सीप मध्य प्रदेश से निकलती है और सवाई माधोपुर में पहुंचकर विलीन हो जाती है हमारी चंबल नदी में। ठीक है, इसके अलावा फिर चाक्कन, ये चाक्कन जो नदी है ये स्थानीय नदी नालों से निकलती है और उसके बाद सवाई माधोपुर में पहुंचती है और सवाई माधोपुर में करणपुरा जो गांव है, करणपुरा गांव है, वहाँ पे आके ये विलीन हो जाती है चंबल में। मेज जो होती है, ये मेज भीलवाड़ा से निकलती है, बिजोलिया के पठार का जो दक्षिणी भाग है यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। मेज नदी आगे बढ़ती है और कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर कोटा के भैंस खाना नामक स्थान पर यह विलीन हो जाती है चंबल नदी में। इसके अलावा फिर कुराल है और कुराल की सहायक मांगली है। कुराल भी भीलवाड़ा से ही निकलती है और भीलवाड़ा क्षेत्र से आगे कुराल जो है ऊपर माल के पठार से निकलती है और कुराल जो नदी है फिर ये भी कोटा और बूंदी की सीमा के सहारे विलीन हो जाती है चंबल में। कुराल की सहायक नदी मांगली, मांगली पर ये बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात निर्मित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद दक्षिण की ओर से या यूं कहें इसके दाहिने किनारे से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में मुख्य जो नदी है पहले वो है काली सिंध। काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास में एक गांव है बागली गांव, यहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए रायपुर नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है हमारे झालावाड़ से। उसके बाद ये बारा और कोटा की सीमा पर बहती है और कोटा के नानेरा नामक स्थान पर आकर विलीन हो जाती है हमारी चंबल नदी में। काली सिंध करीब 248 किलोमीटर लंबी है और काली सिंध के साथ जो सहायक नदियां हैं उनमें है आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर मध्य प्रदेश से, नंदपुर नामक स्थान से, झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और गागरोन नामक स्थान पर आकर विलीन हो जाती है अपनी काली सिंध में। परवन नदी आती है फिर काली सिंध की सहायक मालवा मध्य प्रदेश से निकलती है और खरीबोर नामक स्थान है झालावाड़ में, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद बारां जिले में चली जाती है। फिर बारां में बहते हुए बारां और कोटा की सीमा पर रामगढ़ जो कोटा में है यहाँ पे आके विलीन हो जाती है काली सिंध में। कुछ बुक में पलायता का भी विवरण है लेकिन इसके लिए विशेष जो सोर्स जो अच्छा माना जाए वो रामगढ़ कोटा, क्योंकि राजस्थान जल संसाधन विभाग ऐसा कहता है। इसके अलावा फिर नेवाज है, परवन की सहायक नदी, राजगढ़ से निकलती है और राजगढ़ से निकलकर ये कोल्लू खेड़ी एक स्थान है झालावाड़ में, कोल्लू खेड़ी यहाँ लिखा है मैंने, कोल्लू खेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में एंटर करती है और उसके बाद अकलेरा झालावाड़ में ये मिल जाती है परवन में। पार्वती जो है वो सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है, करियाहट बारां से राजस्थान में एंटर करती है,
फिर कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, ये दूसरी नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। और उसके पश्चात सवाईमाधोपुर और कोटा जिले की सीमा पर पाली अथवा पलिया गांव में ये विलीन हो जाती है चंबल में। गुना जो जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ से कुनू या कुनोर नदी निकलती है, मुसेरी गांव से राजस्थान में एंटर करती है जो कि बारां में है, पूरे बारां में बहते हुए राजस्थान से बाहर निकल जाती है। और उसके बाद ये करौली और मध्य प्रदेश, सवाईमाधोपुर और मध्य प्रदेश की सीमा के सहारे ये विलीन हो जाती है चंबल नदी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये मुख्य सहायक नदियां हैं हमारी चंबल नदी के। चंबल नदी की खास बात यह है कि राजस्थान में इसका जो विस्तार माना जाता है वो करीब जल संसाधन विभाग के अनुसार 135 किलोमीटर है, कुछ बुक के अनुसार 153 किलोमीटर के बीच में ये बहती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, और वो सबसे बड़ी नदी है वो है बनास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम बनास नदी तंत्र पर बात करने वाले हैं, इसे मिटा के। बनास नदी तंत्र काफ़ी विशाल नदी तंत्र है हमारे राजस्थान का, और बनास नदी तंत्र पे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे वन की आशा किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, वन की आशा कौन कहलाती है। तो वन की आशा वास्तव में बनास ही तो है, वर्णाशा है ना, वन की आशा या वर्णाशा हम बनास नदी के बारे में ही कहते हैं। तो हम फटाफट से बनास नदी का जो विवरण है उसको हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद कुछ लघु नदियां हैं जैसे कि बाणगंगा वगैरह, जो पूर्व में कभी यमुना तक जल लेके जाया करती थी, लेकिन वर्तमान में वो अंतः अपवाह की नदियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अभी बनास नदी तंत्र को, ध्यान से आप देखना। पहले हमने सिर्फ चंबल की सहायक नदी के रूप में इसे पढ़ा था, अब हम इसको नदी तंत्र के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, देखना, हम अपने कलर्स मार्कर ले लेते हैं, कलर्ड मार्कर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बनास से। तो यहां आते हैं हम खमनोर की पहाड़ियों पे। खमनोर की पहाड़ियां, ठीक है, खमनोर की पहाड़ियां काफ़ी फेमस है चंदन के वनों के लिए। तो खमनोर की पहाड़ी, यहाँ पे हमें चंदन के वृक्ष, खजूर के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, खमनोर, और कहाँ है खमनोर, राजसमंद में है। खमनोर कहाँ है, राजसमंद में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से नदी निकली, यहाँ से नदी कौन सी निकली, राजसमंद से बनास। ठीक है, अब बनास जो नदी है, इस बनास नदी को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे इसको वर्णाशा कहते हैं। उपनाम यहाँ नहीं लिखे, सहायक नदी आएंगी इधर, तो अब यहाँ लिखते हैं बनास के उपनाम। तो इसको वर्णाशा कहते हैं। ठीक है, इसको वशिष्ठी भी कहते हैं, वशिष्ठी। ठीक है, इसको वन की आशा भी कहा जाता है, और इसको चंदन नदी भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व में चंदन के पेड़ों के मध्य से होकर बहती थी। अभी वर्तमान में चंदन के पेड़ काट लिए गए, यहाँ अभी कोई चंदन का पेड़ नहीं है, तो चंदन नदी भी इसे कहा जाता है। वर्णाशा, वशिष्ठी, वनकियाशा, चंदन नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब राजसमंद से आगे बढ़ती है, तो राजसमंद से आगे ये चित्तौड़गढ़ में बहती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में बहकर ये एंटर कर जाती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा से आगे बढ़ती है, तो भीलवाड़ा से आगे बढ़ते हुए ये पहुंचती है अजमेर में। ओके, अजमेर से आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है टोंक में। टोंक से आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ये मिल जाती है एक नदी जिसको हम कहते हैं चंबल। तो चंबल नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, ये बहाव क्षेत्र हो गया इसका करीब 480 किलोमीटर लंबा। हरिमोहन सक्सेना जो है वो कहते हैं कि ये 480 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमारी जो बनास नदी है, ये हमें राजस्थान को दूसरा सबसे ज़्यादा जल अवेलेबल करवाती है। करीब 482 करोड़ घन मीटर जल की आपूर्ति होती है, और 47,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको कि 482 करोड़
करोड़ घन मीटर, 482 करोड़ घन मीटर तो जल की आपूर्ति करती है और करीब 47,060 वर्ग किलोमीटर, 47,060 वर्ग किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है, यानी इसका जलग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो वर्णाशा, वशिष्ठी, वन की आशा, चंदन नदी, 482 करोड़ घन मीटर पानी की उपलब्धता और 47,060 वर्ग किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र, ये बनास नदी की खास बात है। और ये जो नदी है ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है अपवा क्षेत्र के आधार पर। अब हम बात करते हैं इस बनास के लिए सहायक नदियों पर। सहायक नदियों में जाने से पहले हम सहायक नदियों को पढ़ेंगे यहाँ पे त्रिवेणी संगम के रूप में। हम अगर त्रिवेणी संगम जान लेंगे तो हमें काफ़ी सहायक नदियों को जानने का मौका मिलेगा। तो इस पर जो त्रिवेणी संगम हैं उनकी हम बात करते हैं। त्रिवेणी संगम में एक तो हमें मिलता है बिंगोद भीलवाड़ा में, बिंगोद भीलवाड़ा, बिंगोद भीलवाड़ा में हमें मिलता है बनास, बेड़च और मैनाल। ठीक है, बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम मिलता है कहाँ पे? बिंगोद भीलवाड़ा में। इसके अलावा बीसलपुर की पहाड़ियों के निकट, बीसलपुर जो क्षेत्र है वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं राजमहल, तो राजमहल की पहाड़ियों में हमें मिलता है बनास, डाई, खारी का, बनास, डाई और खारी का। और उसके एक त्रिवेणी संगम हम बना चुके हैं इधर सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट में, बनास, चंबल और सीप का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिवेणी संगम में जो आने वाली नदियां हैं हम पहले उनको बना लेते हैं। तो हमारे पास त्रिवेणी संगम में आने वाली जो नदी है उनमें बनास तो हमारे पास है, हमें एक तो चाहिए बेड़च और एक हमें चाहिए मैनाल। ठीक है, तो हम बेड़च को निकालते हैं और मैनाल को निकालते हैं, बनास हमारे पास है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ हमारा उदयपुर से इस बनास नदी का बेड़च नदी का उद्गम होता है। उदयपुर में एक पहाड़ियाँ हैं गोगुंदा की, उदयपुर में पहाड़ियाँ हैं गोगुंदा, इन गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, यहाँ से नदी निकलती है, नदी का नाम है आयड़। आयड़ उदयपुर में बहती है और इस नदी पर उदयपुर जिले में एक झील बना के रखी है और इस झील का नाम है उदय सागर। उदय सागर, ठीक है, झील का नाम क्या है? उदय सागर। अब इस उदय सागर झील के पश्चात ये हमारी नदी आगे बढ़ती है आयड़, और आयड़ नदी आगे बढ़कर झील के पश्चात तो बन जाती है बेड़च। क्या बन जाती है? बेड़च बन जाती है। अब जब ये आयड़ रहती है तो आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में एक सभ्यता मिली है, सभ्यता का नाम आहड़ सभ्यता। इसको आघाटपुर भी कहते हैं, आघाटपुर, आहड़ या आयड़ या आघाटपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये बेड़च आगे बढ़ती है और बेड़च यहाँ से चित्तौड़गढ़ में बहती है। चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके सहारे से निकलती है और फिर भीलवाड़ा चली जाती है, और भीलवाड़ा में जो बिंगोद स्थान है, बिंगोद नामक स्थान पर ये विलीन हो जाती है बनास में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नदी है बेड़च। अब बेड़च नदी के किनारे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। बेड़च के साथ साथ चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो बेड़च की सहायक नदी गंभीर अलग है, यह है गंभीरी, तो गंभीरी नदी के किनारे भी स्थित है। इधर है मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियाँ हैं। इन जावद की पहाड़ियों से नदी निकलती है गंभीरी नदी। ये गंभीरी नदी आगे बढ़ती है और चित्तौड़ में पहुंचकर, जो चित्तौड़ मुख्य भूमि है,
यहाँ पे पहुंचकर ये विलीन हो जाती है इस बेडच नदी में, और यहाँ इनके संगम के सहारे एक पठार है जिसको हम मेसा क्षेत्र कहते हैं, नदी के सहारे। और यहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की खास बात है कि ये हमारे राजस्थान का क्या है भाई, सबसे बड़ा रेजिडेंशियल फोर्ट है ना, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो नदी हो गई गंभीरी और ये नदी हो गई बेड़च, ठीक है। अब दूसरी हमें नदी चाहिए कौन सी, बनास हमारे पास है, बेड़च हमारे पास है, अब हमें चाहिए मैनाल। मैनाल जो नदी है ये मांडलगढ़ क्षेत्र से निकलती है, मांडलगढ़ इधर दक्षिण की ओर है भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ क्षेत्र से निकलती है और बिंगोद भीलवाड़ा में आकर विलीन हो जाती है बनास नदी में, ठीक है। नदी का नाम है मैनाल और यहाँ पे ये मैनाल जलप्रपात भी बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये तीन नदियां हमने पढ़ ली हैं, बेड़च और मैनाल और बनास, और हमने बना लिया है यहाँ पे हमारे राजस्थान में बनास नदी पर बनने वाला पहला त्रिवेणी संगम, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं बनास बेड़च मैनाल के बाद हम निकालते हैं खारी नदी। खारी नदी क्योंकि हमें चाहिए बनास, डाई और खारी। बनास तो हमारे पास है, हमें डाई चाहिए और हमें चाहिए खारी। तो पहले बड़ी नदी है खारी, तो खारी को निकाल लेते हैं। खारी जो नदी है इसका उद्गम यहाँ राजसमंद से ही होता है। राजसमंद में पहाड़ियाँ होती हैं, बिंजराल की पहाड़ियाँ, बिंजराल की पहाड़ियाँ, ठीक है। इस बिंजराल की पहाड़ियों से नदी निकलती है, नदी का नाम है खारी, और कहाँ है ये, राजसमंद में। यहाँ से ये खारी नदी आगे बढ़ती है राजसमंद से आगे बढ़ती है तो ये भीलवाड़ा में चली जाती है। कौन सी नदी, खारी, भीलवाड़ा में आ गई, ये भीलवाड़ा नदी का नाम खारी। इस खारी नदी पर भीलवाड़ा में एक नगर स्थित है, नगर का नाम है आसिंद। चंबल नदी पर कौन है, कोटा, कोटा की लाइफलाइन कहते हैं चंबल को, है ना। चंबल नदी के किनारे कौन है, कोटा है, और हम कोटा की लाइफलाइन कहते हैं चंबल नदी को। तो यहाँ से आसिंद नामक स्थान खारी नदी पे, और यहाँ से ये फिर अजमेर चली जाती है। अजमेर में इस नदी पर नारायण सागर बांध परियोजना है। एक बात मैं बता दूं आपको, हमारे सिलेबस में बांध परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो मैंने अभी तक किसी भी नदी के संदर्भ में किसी भी बांध की बात नहीं की है। तो डबल बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जस्ट इस टॉपिक के बाद सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तो उसमें जितनी भी बांध परियोजनाएं हैं वो सारी आ जाएंगी। तो यहाँ से भीलवाड़ा से अजमेर और अजमेर से ये टोंक आ जाती है, और टोंक में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ बिसलपुर क्षेत्र के निकट होती हैं। तो यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बना लेती है, ठीक है। नदी का नाम है खारी, अजमेर में नारायण सागर परियोजना, वो परियोजनाओं की हम बाद में बात करेंगे। अब हमें चाहिए कौन सी नदी, डाई नदी। डाई नदी हमें चाहिए, और डाई नदी का उद्गम होता है अजमेर से। डाई नदी नसीराबाद जो क्षेत्र अजमेर में, उस नसीराबाद क्षेत्र से इस डाई का उद्गम होता है, और डाई भी आगे बढ़कर विलीन हो जाती है इस राजमहल क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें त्रिवेणी संगम मिल जाता है। यहाँ पे ये खारी, डाई और बनास, ये हमें मिल गया त्रिवेणी संगम दूसरा। तीसरा त्रिवेणी संगम हम पहले ही बना चुके हैं। तीसरा त्रिवेणी बनास चंबल सीप का हम बना चुके हैं। एक बार फिर से बना लेते हैं कि करौली में सपोट्रा की पहाड़ियों से नदी निकलती है सीप, और ये सीप बना लेती है त्रिवेणी संगम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमारी जो बनास है इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। बनास की अन्य जो सहायक नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। बनास की अन्य सहायक नदियों में हमें देखने को मिलती है, काफ़ी फेमस नदी है कोठारी नदी, है ना। कोठारी नदी काफ़ी फेमस है। कोठारी नदी जो है वो राजसमंद में दिवेर क्षेत्र से निकलती है। कोठारी नदी राजसमंद में दिवेर क्षेत्र से निकलती है, दिवेर,
और सीधी आती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। नदी का नाम कोठारी। इस कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा स्थित है, भीलवाड़ा शहर है ना, भीलवाड़ा शहर स्थित है। और भीलवाड़ा में इसी नदी पर एक बांध बना है, बांध का नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा, मेजा बांध। इस नदी के किनारे मेजा नदी के किनारे क्या, नदी पर मेजा बांध बना है और भीलवाड़ा इसी नदी के किनारे है। और साथ ही में इस नदी के किनारे एक और स्थान है और वो है बागोर। बागोर, बागोर की खास बात क्या है कि बागोर की खास बात है कि कोठारी नदी के किनारे है और इस बागोर में एक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं जिसको हम बागोर सभ्यता कहते हैं। बागोर सभ्यता की खास बात है कि यहाँ पे विश्व के प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, विश्व के प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बागोर सभ्यता के अवशेष, यहाँ पे आहड़ सभ्यता के अवशेष और यहाँ पे बागोर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं इस नदी के किनारे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे हम आते हैं इस कोठारी नदी के बाद अन्य जो सहायक नदियां हैं, मानसी पढ़ते हैं, मानसी। मानसी खारी की सहायक नदी है जो भीलवाड़ा में इससे आके मिलती है, मानसी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा फिर कुछ सहायक नदियां हैं जैसे जयपुर, जयपुर की जो पहाड़ियां हैं उन जयपुर में मोरेल एक नदी निकलती है, मोरेल। चैनपुरा की पहाड़ियां हैं जयपुर में, चैनपुरा, चैनपुरा, ये कलर चेंज करते एक बार, यहाँ पे चैनपुरा की पहाड़ियां हैं। इस चैनपुरा की पहाड़ी जो कि कहाँ है, जयपुर में है, बस्सी के निकट। यहाँ चैनपुरा की पहाड़ी से नदी निकलती है मोरेल, ठीक है, कौन सी नदी, मोरेल। और मोरेल जयपुर, जयपुर से आगे बढ़ती है दौसा, दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर बहती है ये, है ना, यहाँ पे सवाई माधोपुर हो गया। और उसके पश्चात ये सवाई माधोपुर क्षेत्र में आके विलीन हो जाती है एक नदी जिसको हम कहते हैं बनास में, ठीक है। नदी का नाम क्या हो गया, मोरेल। जयपुर में इससे एक नदी आके मिलती है, आप जानते ही हैं, ढूंढ, जयपुर और दौसा की सीमा के सहारे, ठीक है। नदी का नाम है ढूंढ, काफ़ी फेमस नदी है जिसके किनारे जयपुर रियासत बसी हुई है। ढूंढ नदी जो कि मोरेल की सहायक नदी है। ढूंढ नदी किसकी सहायक है, मोरेल की सहायक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ढूंढ हो गई, मोरेल हो गई। मोरेल की एक सहायक नदी सवाई माधोपुर से निकल कर आती है, सवाई माधोपुर से एक सहायक नदी निकल कर आती है और नदी का नाम है कालीसिल, कालीसिल। ये कालीसिल इस मोरेल की सहायक नदी है, सवाई माधोपुर से निकल कर ये करौली में पहुंचती है और करौली से पुनः सवाई माधोपुर में आकर विलीन हो जाती है मोरेल में। जब ये करौली में बहती है तो करौली में इस नदी के किनारे कैला देवी माता का मंदिर है, कैला देवी माता का मंदिर है इस कालीसिल नदी के किनारे। एक नदी है माशी, नदी है माशी। माशी किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और टोंक में, है ना, किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और टोंक में आकर विलीन हो जाती है। नदी का नाम है माशी, माशी। और ये टोंक में पहुंच के बिसलपुर जो क्षेत्र है, ज़्यादा दूर कर दिया, बिसलपुर क्षेत्र में ये आके विलीन हो जाती है इस बनास में। नदी का नाम है माशी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको रिपीट करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा नदी तंत्र है उसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से नदी का उद्गम हुआ, नदी का नाम बनास। बनास यहाँ राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर में बहती है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदी में आयड़ निकाली हमने गोगुंदा की पहाड़ी से। आयड़ पर उदय सागर झील बनी हुई है। उदय सागर झील के बाद ये बेड़च कहलाती है, चित्तौड़ पहुंचती है, भीलवाड़ा के बिंगोंद में मिल जाती है, ठीक है।
बेडच की सहायक नदी गंभीरी जावद मध्य प्रदेश से निकलती है। बेडच और गंभीरी के सहायक के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। मेनाल मांडलगढ़ क्षेत्र से निकलती है और बिंगोद भीलवाड़ा में ही विलीन हो जाती है। ठीक है। बिंजराल की पहाड़ी से खारी निकलती है। आसिंद भीलवाड़ा का नगर नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा में मानसीस से आके मिलती है। नदी हम पढ़ रहे हैं खारी, और यहाँ से ये खारी राजमहल क्षेत्र के निकट पहुंचकर विलीन हो जाती है बनास में। अजमेर में नसीराबाद क्षेत्र से निकलती है डाई और राजमहल क्षेत्र में आके विलीन हो जाती है बनास में, और बन जाता है बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम। कोठारी नदी है, दिवेर राजसमंद से निकलती है और कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा स्थित है। कोठारी नदी पर मेजा बांध है और कोठारी नंदराय एक स्थान आता है, नंदराय नामक स्थान पर ये भीलवाड़ा में मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारी चैनपुरा जयपुर से निकलती है मोरेल नदी। मोरेल दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर बहते हुए आगे बढ़ती है और सवाई माधोपुर में विलीन हो जाती है बनास में। मोरेल में एक सहायक नदी जयपुर से आती है और जयपुर और दौसा के सहारे मोरेल में मिल जाती है। नदी का नाम है ढूंढ। ठीक है। अब कालीसिल सवाई माधोपुर से आती है और कालीसिल फिर करौली में पहुंचती है। करौली में इस पर कैला देवी माता का मंदिर है और उसके बाद वापस सवाई माधोपुर में पहुंचती है और ये विलीन हो जाती है मोरेल में। नदी का नाम है कालीसिल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमारा बनास नदी तंत्र है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बनास नदी तंत्र जो है ये कैचमेंट एरिया के हिसाब से हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ लघु नदियां रह जाती हैं जो अंतः प्रवाह का ही उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन पूर्व में ये कभी जाया करती थी हमारी यमुना नदी तक। फिर भी हम इनको बंगाल की खाड़ी के अपवाह में पढ़ते हैं और बंगाल की खाड़ी के अपवाह के साथ हम ये बात जरूर करेंगे कि वर्तमान में ये नदी किस प्रकार का अपवाह क्रम बना रही हैं, अंतः अपवाह क्रम बना रही हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन अंतः अपवाह क्रम में बनाने में जो प्रमुख नदी है उनमें है एक बाणगंगा, एक है हमारी गंभीर और एक है हमारी पार्वती। ठीक है, ये ध्यान रखना। पार्वती चंबल की सहायक वाली पार्वती की बात नहीं कर रहे हैं। पार्वती एक नदी और है जो धौलपुर क्षेत्र से बहती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बाणगंगा की बात करते हैं। बाणगंगा, जयपुर में पहाड़ियां हैं बैराठ। इन बैराठ की पहाड़ियों से नदी निकलती है बाणगंगा और आगे बढ़ती है जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर और वर्तमान में भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। केवलादेव में जरूर बहती है, केवलादेव अभयारण्य में बहती है नेशनल पार्क में, और भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। लेकिन कुछ वर्षों पहले ये उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद क्षेत्र तक जाया करती थी। ठीक है, और विलीन हुआ करती थी यमुना में, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब कोई भी नदी, ये ध्यान रखना, कोई भी नदी जब अपने मार्ग पर पीछे हट जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके आरएस लेवल का क्वेश्चन है। कोई भी नदी जब अपने मार्ग पर पीछे हट जाती है तो उसको हम रुंडित नदी कहते हैं, रुंडित नदी। तो अभी जो हमारी बाणगंगा है, ठीक है, ये बाणगंगा की हम बात कर रहे हैं। अभी जो हमारी बाणगंगा है ये किस प्रकार की नदी है? रुंडित नदी का उदाहरण है। कारण क्योंकि ये अभी यमुना तक जल लेकर नहीं जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बाणगंगा के कुछ नाम और हैं। बाणगंगा को तीर गंगा भी कहते हैं, इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ऐसे माना जाता है कि बैराठ की पहाड़ियों में अर्जुन ने तीर मार के इस नदी का उद्गम किया था, तो हम इसको बाणगंगा, अर्जुन की गंगा और तीर गंगा कहते हैं। और ताला क्षेत्र, जयपुर के शाहपुरा में ताला क्षेत्र है, एक ताला क्षेत्र से बहते हुए निकलती है, तो इसको यहाँ पे ताला नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बैराठ से निकलती है बाणगंगा। अब बाणगंगा नदी के किनारे 3 सभ्यताएं हमें देखने को मिलती हैं। 3 सभ्यता में महाभारत कालीन सभ्यता, इसके अलावा यहाँ पे मौर्य कालीन और बौद्ध। ठीक है ना, ये सभ्यताएं हमें देखने को मिलती है, महाभारत, मौर्य और बौद्ध। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी बाणगंगा जो करीब 380 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। अब बाणगंगा किस प्रकार का अपवाह प्रस्तुत कर रही है वर्तमान में? अंतः अपवाह। कारण क्योंकि ये यमुना तक जल लेकर नहीं जा रही है।
कुछ दशकों से, कुछ 10 वर्ष बीत गए हैं इसको। इसके बाद बाणगंगा के बाद आती है गंभीर। गंभीर नदी भी वर्तमान में लेकिन गंभीर क्या है, कुछ वर्षों पहले तक लेके जाया करती थी, ये कुछ दशकों पहले लेके जाया करती थी। तो कुछ वर्षों पहले तक गंभीर नदी यमुना तक जल लेके जाया करती थी, बट वर्षा की कमी और जल की आवक ना होने की वजह से गंभीर नदी भी अभी यमुना तक जल लेकर नहीं जा रही है। तो गंभीर नदी का जो उद्गम है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो गंभीर नदी करौली से निकलती है, करौली से, ठीक है। करौली में पहाड़ियां हैं कुछ, वहां से निकलती है और यहां से ये सवाई माधोपुर चली जाती है, फिर भरतपुर आ जाती है, भरतपुर की बयाना तहसील में बहती है, ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाती है और उत्तर प्रदेश से वापस राजस्थान में धौलपुर से प्रवेश करती है, राजस्थान में फिर से धौलपुर से प्रवेश करती है और उसके बाद वापस यूपी चली जाती है। और यूपी का जो मैनपुरी जिला है, मैनपुरी जिला, मैनपुरी जिले में जाके ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। देखो करौली, करौली से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से भरतपुर के बयाना में, फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से राजस्थान के धौलपुर में, धौलपुर से पुनः उत्तर प्रदेश में। आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे है, तो थोड़ा सा राजस्थान के मैप को जानो आप। राजस्थान का मैप ऐसे है, पूर्वी मैप, ये तो है भरतपुर और ये है धौलपुर, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे धौलपुर के एंड होने के बाद करौली और उसके बाद है यहाँ पे ऐसे सवाई माधोपुर, ठीक है। तो धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर। तो ये यूँ निकलती है, करौली से निकलती है, करौली से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से भरतपुर, ठीक है। दूसरे कलर से बनाऊं क्या, देखो यो करौली, करौली से आ गई सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से भरतपुर और भरतपुर से चली जाती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से वापस एंटर करती है धौलपुर से और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा के सहारे बहते हुए ये यूपी चली जाती है और यूपी में मैनपुरी जिले में किस में मिल जाती है, यमुना में। बट कुछ वर्षों से ये यमुना तक जल लेकर नहीं जा रही है। हाँ, बाणगंगा को हम रुंडित नदी कहेंगे क्योंकि उसको कई दशक हो गए हैं यमुना तक जल ले गए हुए, ठीक है, लेकिन ये कुछ वर्षों से ही नहीं ले जा रही है। ऐसी एक नदी है पार्वती नदी जो धौलपुर क्षेत्र से, धौलपुर क्षेत्र में बहती है और पार्वती नदी भी कभी, है ना, गंभीर नदी के दक्षिण में इसका बहाव क्षेत्र है पार्वती का। धौलपुर में पार्वती नदी पर पार्वती बांध भी है, पार्वती बांध, ठीक है। तो ये पार्वती नदी भी यमुना तक जल लेके जाया करती थी, लेकिन आज पार्वती नदी भी यमुना तक जल लेकर नहीं जाया करती है। पार्वती नदी का जो विशेष बहाव क्षेत्र है वो हमें धौलपुर जिले में ही मिलता है। धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर पार्वती बांध भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियां थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा हम उसमें अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं राजस्थान की उनके बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।